Hello students, the next question from this topic oscillation for competitive purpose is the spring shown in figure is kept in a stressed position with extension x0 when the system is released. Assuming the horizontal surface to be frictionless, find the frequency of oscillation. और आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है. Two masses are given to you and these are connected by a spring and surface are स्मूथ ही. अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमने स्टार्टिंग में इस स्प्रिंग को x0 एक्सटेंशन दे दिया है. मींस इनिशियल एक्सटेंशन कितना हमारे पास ऑलरेडी हमें गिवन है कि हमने एक्सटेंशन x0 आपको गिवन है. तो एक्सटेंशन देने के लिए लेट इट बी जो स्मॉल m है, छोटा ब्लॉक है, इसको हमने इस साइड में डिस्प्लेस किया है और कैपिटल M को हमने यहाँ डिस्प्लेस किया है. जो स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट है लेट इट बी x1, ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन है और एक्सटेंशन के बाद ये पोजीशन है. और जो दूसरा ब्लॉक हमारे पास कैपिटल M है, इसको हमने x2 एक्सटेंशन इस तरह से दे रखा है. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो टोटल एक्सटेंशन है वो कितना x0 है. आपने स्मॉल m को कितना एक्सटेंशन दिया है x1, कैपिटल M को कितना दिया है x2 और इस स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितना है x0 है. इसका मतलब ये हो जाएगा कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x0. आपने एक पॉइंट और समझना है कि ये जो पोजीशन हमारे पास है इस टाइम पे जो स्प्रिंग है ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये इसकी मीन पोजीशन है. ये बात आपने समझनी है क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने ब्लॉक्स को x0 एक्सटेंशन के बाद रिलीज किया है. यहां तक एक्सटेंशन देने के बाद, इसको यहां एक्सटेंशन देने के बाद अब हमने इसको रिलीज किया. तो जब हम इसको फ्री करेंगे तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आएगा, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आएगा. तो जब ये यहां पर पहुंचेंगे, इस पोजीशन पे जब आएंगे तो फिर ये अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएंगे. तो अपनी मेन पोजीशन पे आने के लिए इस ब्लॉक को कितना डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा x1, इसको कितना लेना पड़ेगा x2 लेना पड़ेगा, जो x1 प्लस x2 किसके बराबर है x0 के बराबर है. सेकेंडली यहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. और आप अच्छी तरह जानते हैं इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग देयरफॉर सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही सेंटर ऑफ मास किस पे था, रेस्ट पे था. सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे होता है तो हमारी कंडीशन होती है m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2. अभी कंडीशन हमने यूज कर दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा m1 x1 दैट इज स्मॉल m इनटू x1 इज इक्वल टू m2 कितना है कैपिटल M इनटू x2 इज द इक्वेशन नंबर 2 इज हियर. अब यहाँ से हम x2 को सॉल्व कर सकते हैं. तो x2 कितना आ जाएगा m x1 अपॉन कैपिटल M. तो आपने जो ये x2 की वैल्यू निकाली है इसको हम इक्वेशन 1 में यूज कर लेंगे. तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x0. अब आपने जो x2 की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको यहाँ पुट कर दीजिएगा. तो x1 प्लस x2, x2 कितना है m x1 अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू x0. इसको सॉल्व करते हैं, दिया जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू x1 इज इक्वल टू x0. तो यहां से हमने x0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ मासेस. इन दिस वे आपने जो नेट एक्सटेंशन इस स्प्रिंग में आया है x0 इसको कैलकुलेट कर दिया है. अब यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स, और वो टेंशन की फॉर्म में इस स्प्रिंग के अंदर आ जाएगा. तो रेस्टोरिंग फोर्स यू नो वेरी वेल F इज इक्वल टू kx. मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं और x की जगह में क्या आ जाएगा x0 आ जाएगा क्योंकि x0 क्या है आपके पास, x0 इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग हियर. और ये मैंने रेस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की है. अब इस रिजल्ट को मैं मास m के लिए लिखता हूं. मास अगर m मेरे पास है तो फोर्स कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन. ये मैं यूज कर लेता हूं. तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k. x0 आपने सॉल्व कर रखा है m प्लस m ओवर कैपिटल M इंटू x1. अब आप यहां से इसको इजीली चेक कर सकते हैं. एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू k, इट इज हियर m प्लस m अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू x1. और हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है SHM की, दैट यू नो वेरी वेल कि
एक्सेलरेशन a, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x1, क्योंकि हमने मास स्मॉल m के लिए पढ़ा है और स्मॉल m में डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 है। और आप जानते हैं ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज कर लिया है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा k m प्लस m ओवर m इंटू m। अब यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k m प्लस m अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और ओमेगा कितना होता है, दैट नो वेरिएबल 2 पाई न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k m प्लस m ओवर m इंटू m। अब फाइनली आप यहाँ पे न्यू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू कम्स आउट टू बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k m प्लस m over capital M into small m. It is the frequency of oscillations. तो इस क्वेश्चन से जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने ड्रॉ की है वो यही है कि अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो पहले भी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, और उस कंडीशन पे हम यूज कर सकते हैं m1 x1 is equal to m2 x2. The next question is a ball of mass m when dropped from certain height as shown in diagram strikes the wedge kept on smooth horizontal surface and moves horizontally just after impact. If the ball strikes the ground at distance d from its initial line of fall, then the amplitude of oscillations of the wedge after being hit by the wall will be, आपको 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आपने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में अगर हम ढंग से देखें तो आपको ये क्वेश्चन कोलिजन का भी है, ये क्वेश्चन हमारा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, और वहां से हम इस क्वेश्चन को आंसर दे देंगे। तो आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाय द वे ये स्प्रिंग आपको जो क्वेश्चन में गिवन है इसके ऑसिलेशंस होते हैं, स्प्रिंग्स के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड आपको नोन होता है, तो आपको अच्छी तरह से पता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग इज हियर ब्लॉक अटैच्ड विद स्प्रिंग हियर t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m बाई k। अब यहाँ से टाइम पीरियड अगर नॉलेज है तो आप ओमेगा भी आप जानते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई बाई t एंड इट इज हियर, आप t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाई t, आप सॉल्व करेंगे इट इज हियर k बाई m। आप ओमेगा को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई t एंड इट कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट k बाई m। तो ये ओमेगा की इसकी हम हेल्प लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेटर ऑन। अब हमें इस क्वेश्चन में बड़े ऑनेस्टली समझना है, बहुत केयरफुली समझना है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमने एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया एज पर क्वेश्चन, ये बॉल जैसे यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद वेज के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद ये बॉल हॉरिजॉन्टल मोशन में है और उसके बाद इसका मोशन पैराबोलिक हो रहा है। हम अगर बॉल को आफ्टर कोलिजन देखते हैं, आफ्टर कोलिजन बॉल को पढ़ते हैं, तो आफ्टर कोलिजन जो बॉल का मोशन है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। आप समझ रहे हैं इस बात को, बॉल का मोशन कैसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया है। इसका मतलब ये मोशन आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में आ गया है, तब आपको इसको दोनों में डिस्कस करना है। आप इस तरह समझ सकते हैं इसको, दिस वन इज हियर। तो बॉल की इधर जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज v हियर, स्ट्राइक करने के बाद इसको कोई वेलोसिटी v मिल गई है। अब ये बॉल यहां से आकर के यहां आ रही है। अब ये डिस्टेंस कितनी दे रहेगा आपको, d दे रखी है, और बॉल ने हाइट कितनी कवर कर दी है, h। तो आप यहाँ पे ये बात समझ सकते हैं कि ये जो एक्सिस है ये तो हो जाएगी y एक्सिस, ये हो जाएगी x एक्सिस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद बॉल का मोशन इधर है, यानी y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम y एक्सिस को स्टडी करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी uy इज इक्वल टू 0, और ये कितने हाइट कवर कर रहा है y एक्सिस में, h। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू ut uyt प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो y कितना मेरे पास h है, uy कितना हो गया 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, और टाइम कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। ये हमने टाइम को कैलकुलेट कर दिया है, जितने टाइम में ये बॉल इस ग्राउंड लेवल को हिट करेगा। अब आपको ये देखना है एक्स एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस में अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये d डिस्टेंस कवर कर रहा है। आप इस बात को अच्छी तरह देख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम
क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होता है, देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल। एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितने कवर किसने डी, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस को वेलोसिटी कितने एक्स एक्सिस में v है और टाइम कितना है t है। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है d, वेलोसिटी v आपको गिवन है, इसका वेलोसिटी v है, इट इज मेंशन्ड टू यू, प्रॉब्लम में आपको दे रखा है कि जब ये लेफ्ट साइड में आ रहा है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है v है, और टाइम t आपने अभी कैलकुलेट किया, कितना है मेरे पास, इट इज हियर 2h/g। इस तरह से आपने लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 इज हियर, दिस बी द इक्वेशन नंबर 3 इज हियर। तो अब आपने यहाँ पे इन इक्वेशंस को फॉर्मुलेट कर दिया है। अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझना है। अब यहाँ पे वी विल यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद बॉल लेफ्ट साइड में आया है, तो बॉल का मोमेंटम किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो वही मोमेंटम इस वेज को ट्रांसफर हो जाएगा, और वेज का मोमेंटम किधर होगा, राइट साइड की तरफ होगा। इसका मास कितना है, m है, इसकी वेलोसिटी v है, तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा कि मोमेंटम ऑफ बॉल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द वेज हियर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा mv, एंड वेज का मोमेंटम कितना है कैपिटल M कैपिटल V। यहां से हम जो वेज का वेलोसिटी इधर v है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल mv बाय कैपिटल M। अब यहां से हम इस v को फाइंड आउट कर सकते हैं स्मॉल m बाय कैपिटल M, और इक्वेशन 3 से हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो v कितना आ जाएगा इक्वेशन 3 से, इट बिकम है d अंडर रूट ऑफ g बाय 2h। ये हमने इक्वेशन 3 को यूज कर लिया है। तो इन दिस वे आपने यहां से जो वेलोसिटी v है वेज की वो कैलकुलेट कर दी है। इट मींस जब ये वेज ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे जो आप वेज देख रहे हैं सामने, जब इस वेज के ऑसिलेशंस होंगे यहाँ पे, इसके जब ऑसिलेशंस होंगे वेज के यहाँ पे, तो किस वेलोसिटी से होंगे, वो कैपिटल v वेलोसिटी से ऑसिलेशन होंगे। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो वेलोसिटी v होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा, एंड एज वी नो वेरी वेल वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है a ओमेगा। तो यहां से वेलोसिटी v आपने फाइंड आउट कर दिया, इट इज हियर, वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर दिया, आपको एम्पलीट्यूड a निकालना है, ओमेगा आपको पता है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू v बाय ओमेगा। v कितना है आपके सामने, v है स्मॉल md बाय कैपिटल M अंडर रूट ऑफ g बाय 2h इनटू ओमेगा कितना होता है, ये आपने भी फाइंड आउट किया था, अंडर रूट ऑफ k बाय m, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा स्मॉल md बाय कैपिटल M एंड अंडर रूट ऑफ it become small mg over 2hk। यहां पे जो आपका ये, क्योंकि वेज का मास आपको कैपिटल M दे रखा है, तो यहाँ पे k बाय M क्या रहेगा, एक कैपिटल रहेगा यहाँ पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड दिस वे इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट